गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आप सभी लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए ये पीवाईक्यू डोज शुरू की है और इस पीवाईक्यू डोज का असर आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज है, क्योंकि इसमें आप प्रश्नों के साथ साथ अन्य फैक्टों के माध्यम से अपना अच्छा खासा रिवीजन कर रहे हैं उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस का। तो चलिए आज मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू में शुरू करते हैं जीएस जी के पीवाईक्यू का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो कौन था निम्न में से जिसने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? एंड राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो वेलेजली ने शुरू किया था। वेलेजली का जो टाइम पीरियड था वो था 1798 से लेकर 1805। तो सहायक संधि थी क्या, इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, ब्रिटिशर्स बहुत तेज थे, आपको पता ही है, बहुत चालाक थे। इनको पता था कि भारत में जो रियासतें हैं, रियासतें काफी मजबूत हैं और मानो अगर रियासतों एक आपस में मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पे भी भारी पड़ सकती हो। तो इन्होंने एक यहाँ पे चाल खेली। उन्होंने रियासतों को इस कदर मजबूर किया कि रियासतों की जो सेनाएं हैं अपनी, वो सेना समाप्त हो जाए और वहां पर ब्रिटिश सेनाओं को तैनात किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप उत्तराखंडी इतिहास में पढ़ते हैं ना, उत्तराखंड के कई राजा ऐसे थे जो मांडलिक राजा थे। वो बड़े राजा को टैक्स देते थे, ठीक है, और संकट के समय वो बड़े राजा उनको संरक्षण देते थे। बस यही थी सहायक संधि भी। सहायक संधि में ब्रिटिशर्स ने ये बोला हर रियासत के राजा को कि आप अपनी सेना को डिमोलिश कर दीजिए और हम हमारी सेना भेजेंगे आपके राज्य में, और जब भी आप पे विपत्ति आएगी तो हम आपकी सहायता करेंगे। इसके एवज में केवल आपको हमारी सेना का क्या है, जो खर्चा आएगा, सेना या डिफेंस का जो बजट होगा सेना का, वो उठाना पड़ेगा। तो बहुत से जो राज्य या रियासत थे उन्होंने इस पे साइन कर दिए थे। यही थी वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। इसमें पहला स्टेट या पहली रियासत बोल सकते हैं जिसने साइन की थी, तो पहला था भाई आपका हैदराबाद। हैदराबाद रियासत, ठीक है, हैदराबाद रियासत के निजाम ने सबसे पहले इसमें साइन किए इस संधि में। उसके बाद देखिए आपका कब किए थे, 1798 में ही, 1798। इसके बाद 1799 की मैं बात करता हूँ तो मैसूर राज्य भी इसमें शामिल हो गया, मैसूर रियासत। उसके बाद देखिए आपका 1802 का महत्वपूर्ण आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी इसमें साइन कर दिए, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, उसके बाद 1803 का जब वर्ष आता है तो दो बड़े रियासत, सिंधिया जो कि ग्वालियर के सिंधिया थे, और भोसले, सिंधिया और भोसले ने भी इसमें साइन कर दिया था। ठीक है, तो बहुत से राज्य इसके बाद इसमें शामिल हुए थे सहायक संधि में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सहायक संधि एक हिसाब का ट्रैप था और इस ट्रैप में ये रियासतें फंस गई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे आपके दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जी की मैं बात करता हूँ भाई, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती जी ने देखिए आपका आर्य समाज इसलिए स्थापित किया क्योंकि उस समय देखिए ब्रिटिश हुकूमत थी। ये जो स्थापना वर्ष है इसका वो है 10 अप्रैल 1875। 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की बंबई में। और वास्तविक तौर पे जो हमारे क्वेश्चन भी बनता है ना, आर्य समाज के सिद्धांत कहाँ पे प्रतिपादित हुए थे, तो 1877 में लाहौर में प्रतिपादित हुए थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, आर्य समाज के सिद्धांत लाहौर में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसलिए ये आर्य समाज बनाया गया था उसमें सरस्वती जी के द्वारा, ताकि जो उसमें भारत का एक समाज सो चुका था उसमें फिर से एक चेतना जगाई जाए और उनको स्वराज का महत्व बताया जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स गुलामी कर रहे थे, गुलाम बना रहे थे, हमें गुलामी की जंजीरों में बांध रहे थे। तो स्वराज का मतलब भारतीय प्रजा उसमें भूल गई थी, तो स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग किया था इन्होंने। ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए अपने जो वेद हैं उन वेदों की तरफ लोगों को आने के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी उसमें, और इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनके द्वारा दिया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा। कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो कौन था इनमें से भारत का पहला गवर्नर जनरल? ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको समझेंगे दोस्तों हम। सबसे पहले जब बंगाल प्रेसिडेंसी बनी तो बंगाल प्रेसिडेंसी में केवल गवर्नर शब्द यूज किया जाता था। तो गवर्नर कौन था बंगाल का पहला? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर था केवल रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोला गया कि जो गवर्नर है बंगाल का, अब उस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाए। गवर्नर जनरल बोला जाए। और पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हेस्टिंग्स। क्लियर। उसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट आता है ना, 1833 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में ये बोला गया भैया कि जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको भारत का भी गवर्नर जनरल बोला जाए। भारत का गवर्नर जनरल भी बोला जाए। ठीक है, और ये पहला कौन बनता है इस एक्ट के बाद? तो ये था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है, और इसके बाद आता है दोस्तों 1858 का क्राउन एक्ट, ताज का अधिनियम बोलते हैं। इसने ईस्ट इंडिया शासन को खत्म कर दिया इंडिया में, और यहाँ पर जो शासन था ये सीधे ब्रिटिश महारानी जो थी उसमें उनके अंडर आ गया, और गवर्नर जनरल पद का नाम बदल के कर दिया गया वायसराय। ठीक है, वायसराय। और भारत का जो पहला वायसराय था वो था कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग। अब देखिए आपके समझ में सब बातें आ गई होंगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे इससे जुड़े हुए, जो कि एग्जाम के लिए काम आएंगे। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको कहा जाता है। अंग्रेजों ने नमक पर भी क्या कर दिया था? टैक्स लागू कर दिया था। नमक जो बनाते थे उसमें लोग, नमक जो कि समुद्र के पानी से फ्री बनता है, इस पे टैक्स लगा दिया। इसको देखते हुए भाई गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसको दांडी मार्च के नाम से हम जानते हैं। दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च जो यात्रा थी इसकी शुरुआत कब से हुई, या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930। और ये समाप्त हुआ, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए इस दांडी मार्च यात्रा में कितने लोगों ने गांधी जी के साथ भाग लिया यात्रा में? तो 78 अनुयायी थे इनके। ठीक है, 78 अनुयायी इनके साथ थे, उसमें फॉलोअर्स थे जो कि साथ में चले इनके साथ इस यात्रा में। और फाइनली दोस्तों इन्होंने समुद्र किनारे पहुंच के नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे चलता रहा, और फाइनली क्या होता है 1932 में हमारा क्या होता है? गांधी इरविन एग्रीमेंट होता है। गांधी इरविन, लॉर्ड इरविन था उसमें, तो गांधी इरविन समझौता होता है 1932 में। और इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आंदोलन को विराम लगा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो देखिए कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है, जो हमारा कानून है यानी कि न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, कानून या न्यायिक व्यवस्था बोल सकते हैं। तो कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं भाई। कानून कभी भी किसी को जाति से, धर्म से, वंश से, ठीक है, उसके स्टेटस से जज नहीं करेगा। कानून के सामने अमीर आदमी अगर अपराध करता है तो वो भी अपराधी है, गरीब भी अपराधी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, या किसी भी प्रकार का हो। तो ये अनुच्छेद जो प्रावधान करता है कानून के समक्ष समानता से, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय नागरिकों के साथ साथ यह अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, विदेशी नागरिक भारत में जो आते हैं उन नागरिकों को भी कानून के समक्ष समानता वाला अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये कल वाले टॉपिक में आपको बता चुका हूं मैं, PYQ 1 में। PYQ 1 में मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक करेक्शन भी था। देखिए उसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। भारत में राखी गढ़ी है, ठीक है, हरियाणा वाला। और वहीं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बात करें तो वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो लेकिन वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, जबकि राखी गढ़ी भारत की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। आप क्वेश्चन जिस परिप्रेक्ष्य में बनेगा आप वैसे उत्तर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो राखी गढ़ी। एंड आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछता है भारत हटा के, तो फिर मोहनजोदाड़ो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब PYQ 1 में भी मैंने आपको बता दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो आपकी हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना में मुख्य भूमिका थी A.O. ह्यूम की, हमने इस पे बात की थी। इसका जो पहला अध्यक्ष बने थे वो थे WC बनर्जी, ठीक है, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। पहले 4 अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे उनकी ट्रिक थी आपकी, ठीक है। व्योम व्योम क्या बताया था हमने? व्योम भाई बजा, व्योम भाई बजा, व्योम भाई कुछ बजा रहा था, मैंने बोला व्योम भाई बजा। पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी, भाई मतलब दूसरा अधिवेशन आ गया दादा भाई नौरोजी, बौ से आ गया आपका तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी, जा से आपका आ गया जॉर्ज यूले, ठीक है, चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। ये पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला यहूदी था। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। और पहले बनेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और पहला सम्मेलन जो इसका हुआ था बंबई में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था? उसमें बॉम्बे नाम ज्यादा अस्तित्व में था, बॉम्बे, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। पहला अधिवेशन इसका बॉम्बे में हुआ था, लेकिन अगर मूल प्लेस पूछ लेता है कहाँ पे हुआ था मूल प्लेस, तो वहां पे एक कॉलेज था, ये था, इसका नाम था गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज याद रखना, ठीक है। तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये अधिवेशन संपन्न हुआ था, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए भारतीय इतिहास में सबसे विभत्स घटना के तौर पे जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ये घटना घटित हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और भीड़ पर जिसने गोली चलाई थी उसका नाम था डायर, जनरल डायर उसका नाम था, ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या था, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो भारत में देखिए आपका रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट आया था भारत में, एक रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपका पारित हुआ था 10 मार्च 1919 को, 10 मार्च 1919 को ये एक्ट पारित हुआ। तो इस एक्ट में ये था कि उसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है उसको संदेह के आधार पे ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि उसमें देखिए वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिश सरकार भी, वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा था, माफ कीजिएगा, समाप्त हो चुका था। तो वर्ल्ड वॉर समाप्त होने की वजह से थोड़ा ब्रिटिश पकड़ भारत पे कमजोर हुई थी। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब राष्ट्रवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया कि जो भी क्रांतिकारी टाइप का आदमी दिखेगा तो उनको हम सीधे ही गिरफ्तार कर लेंगे और किसी भी प्रकार की हिरासत वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब माफ कीजिएगा, जमानत इसमें नहीं मिलेगी, हिरासत में रख दिया जाएगा। तो इस कानून को उसमें एक स्टेटमेंट दी गई थी, नो अपील, नो अपील, नो दलील, ठीक है, नो अपील, नो दलील एंड नो वकील, ठीक है, यानी कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। अब इस रॉलेट एक्ट का हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे विरोध हो रहा था। और उस समय पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी रिहाई के लिए भीड़ जलियांवाला में क्या कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। और इस भीड़ में बहुत सी महिलाएं थी, बच्चे थे, ठीक है। तो जनरल डायर वहां पे आता है और भीड़ पे गोली चलाने का हुक्म देता है।
और इस घटना में दोस्तों बहुत से बच्चे और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाद में देखिए इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। हंटर कमीशन इसका गठन करता है और उसके बाद देखिए आपका जांच पूरी होती है और जो डायर था, डायर को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत लंबी कहानी है। और इस घटना के विरोध में ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइट हुड की इनको उपाधि मिली थी, ये लौटा दी थी। और गांधी जी ने भी हमारी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, तो गांधी ने ये उपाधि लौटाई और टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो लास्ट टॉपिक में मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो था आपका बॉम्बे से शुरू हुआ था ये। ठीक है, जो बॉम्बे का मैंने आपको बताया था ना, बॉम्बे का मैदान था ग्वालियर टैंक मैदान, वहां से भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे लेकिन बार बार मैं उनका यहाँ पे व्याख्या नहीं करूंगा। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था ये आपका ग्वालियर टैंक मैदान से? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 1942 को गांधी जी ने इसमें करो या मरो का आह्वान किया था और साथ ही गांधी जी ने ही इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी एक हिसाब से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात। गुजरात राज्य के दोस्तों, गुजरात राज्य में एक आपका जूनागढ़ जिला है, तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। क्लियर? और ये यहाँ पे एशियाई शेर मिलते हैं। एशियाई शेर जो बब्बर शेर होता है ना, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ये, ध्यान रखेंगे। स्थापना हुई थी इसकी 1965 में, 1965 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो इनमें से देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है? ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52। ठीक है, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 52। ठीक है, तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 62 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। 53 में भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। 54 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की मेथड है, तरीका। आर्टिकल 56 में दिया गया है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है आपका राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। आर्टिकल 58 में दिया गया है आपका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक कंडीशंस होते हैं, शर्तें। ठीक है, और 60 में है आपका राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है वो है। और 61 वेरी इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद का नारा इनमें से किसने दिया था? बहुत सिंपल है, जय हिंद का नारा दिया था आपका किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की थोड़ा बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण नाम है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहां पे? कटक। ठीक है, कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ, ओडिशा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और महत्वपूर्ण नाम है, देखिए भारत के प्रमुख स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों बहुत कम उम्र में ही आईसीएस परीक्षा पास कर ली थी 1920 में। उस समय आईएएस नहीं होता था। ठीक है, उस समय होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये देखिए आईएएस के लेवल के अधिकारी बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसको त्यागा और एक क्रांतिकारी या स्वाधीनता आंदोलनकारी के रूप में काम किया। इन्होंने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलूं तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, बाद में इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी से कुछ मतभेद भी हुए थे इनके। ठीक है, 3 मई 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। और इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट और इनसे जुड़ा हुआ, इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना भी की थी। सिंगापुर में अंतरिम सरकार, ठीक है, बनाई थी इन्होंने।
और सिंगापुर में ही इन्होंने किसका, आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की। आजाद हिंद फौज, आईएनएस, आजाद हिंद फौज, ठीक है, आईएनएस। इसमें महिलाओं के लिए भी एक यूनिट थी, झांसी, झांसी, झांसी बटालियन बनाई गई थी महिलाओं के लिए भी, देखिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका सुभाष चंद्र बोस से जुड़े नारे, जय हिंद का नारा दिया उन्होंने। उसके अलावा इन्होंने एक नारा और दिया, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध नारा है इनका, ठीक है। तो देखिए, आजादी, कोई भी सुविधा दुनिया की आजादी से बड़ी नहीं है दोस्तों। मान लीजिए मैं आपको लाखों करोड़ों रुपए देता हूँ, सुविधाएं देता हूँ और एक घर में बंद कर देता हूँ, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं। उससे अच्छा आपके पास पैसा कम होगा और चीजें कम होंगी, सुविधाएं, लेकिन अगर आप आजाद हैं, खुला घूम सकते हैं, सब चीज आपके पास, जहां मन हो जा सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं, तो कोई भी सुविधा आजादी से बड़ी नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें जीवन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर जगह मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? एक ये यूनानी यात्री था। मेगास्थनीज एक यूनानी यानी कि ग्रीक यात्री था। और भाई ये किसके टाइम पे आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। कौन कौन से 7 भाग थे? ठीक है, पहला था आपका ब्राह्मण, दूसरा आपका क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य, चौथा आपका शूद्र, ठीक है। उसके अलावा पांचवा आपका था, इसमें पांचवा प्रकार था आपका, पांचवा प्रकार हो जाएगा इसमें आपका कारीगर, छठा प्रकार था कृषक और 7वां प्रकार था इसमें शिकारी, ठीक है। तो ये 7 भागों में आपका किसने बांटा था? मेगास्थनीज ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह नदी बार बार रास्ता बदलती है अपना, बार बार रास्ता बदलती है। और बार बार रास्ता बदलती है तो इससे क्या हो जाता है कि बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ज्यादा बाढ़ आने की वजह से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए नेपाल से आने वाली 7 नदियां अपना योगदान देती हैं। नेपाल से आने वाली 7 नदियां इसमें मिलती हैं, तो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है कोसी में। फलस्वरूप क्या होता है कि देखिए रास्ता इसका हमेशा हर साल बदलते रहता है। आज इस तरफ से बहरे तो फिर इसका चेंज हो जाएगा यहाँ से, समझ पा रहे हो ना? जो एक नदी का रास्ता है वैसा रास्ता नहीं रह के दूसरी तरफ को इसका रुख मोड़ जाता है, तो इस वजह से ये नदी भारी तबाही मचाती है, ठीक है। इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है आपका, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तभी बता रहा हूं मैं आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित वायसराय कौन है? तो बंगाल विभाजन जब हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कभी क्वेश्चन बनता है। तो बंगाल में क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही थी, राष्ट्रवादी गतिविधियां। और इन राष्ट्रवादी गतिविधियों से अंग्रेजों को लगा भैया खतरा हो सकता है, ठीक है। नेशनलिज्म का सेंटर बन गया था उसमें बंगाल। बहुत से पत्र निकल रहे थे वहां से, बहुत से संगठन वहां पे बन रहे थे। इसके अलावा वहां पे हिंदू मुस्लिम एकता हो रही थी, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करना, ठीक है। और भी बहुत से रीजन थे, मेन रीजन ये थे जिसके लिए इन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक रहा हमारा पूर्वी बंगाल, ठीक है, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा हमारा असम, ठीक है। ये 2 पार्टों में इसको बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और असम। तो बंगाल विभाजन था, इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को,
ये घोषणा हुई उस दिन कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसको लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। 19 जुलाई को तो घोषणा की करजन ने, उसके बाद 16 अक्टूबर से ऑफिशियली लागू हो गया विभाजन, पूर्वी बंगाल अलग, असम अलग। क्लियर। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की वुलर झील, ठीक है। वुलर झील जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, JNK में, ठीक है। यह झील जो है भैया आपकी ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की। इस झील का जो वाटर सोर्स है वो है झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी से पानी मिलता है इस झील को पूरा। क्लियर, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में बनता है। ऐसे बोलते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील आपकी है ओडिशा में, चिल्का झील है ओडिशा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, और राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 61। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रक्रिया हमने ली है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से ये प्रक्रिया ली गई है, ध्यान रखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है एक हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव टाइप है राष्ट्रपति के खिलाफ। ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और इसको लाने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, 2/3 बहुमत, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन कब बना था भारत में? महत्वपूर्ण है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी आपके 1950 में, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में कब हुई थी? तो ये आपका 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्यों बना था? क्योंकि देखिए उसमें देश आजाद हुआ था, तो देश की जो उसमें उद्योग है, देश में अन्य जो भी आर्थिक क्षेत्र है उनकी उन्नति संवर्धन के लिए, तेजी लाने के लिए दोस्तों एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और यही प्लानिंग कमीशन बाद में लाता है 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान लाए गए थे इसी के द्वारा लाए गए थे देश में, पंचवर्षीय योजना जिनको कहा जाता है। हालांकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और समाप्ति का दिन था 13 अगस्त 2014, ठीक है। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को खत्म किया और इसकी जगह पे एक नए थिंक टैंक को स्थापित किया, थिंक टैंक, ठीक है। उस थिंक टैंक का नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान, जो कि अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ओके, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अब हाँ, कुछ क्वेश्चन बनता है, जब योजना आयोग बना था 1950 में, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय के तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू, और इसके उपाध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो इनमें से कौन था भाई जिसने प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था? ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाने वाले व्यक्ति थे आपके नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस वंश के थे? तो ये गंग वंश के थे, क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ये गंग वंश से संबंधित हैं। और ये मंदिर बनाया गया था 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, ठीक है। इस मंदिर को देखिए सूर्य भगवान आदित्य को ये आपका समर्पित है, और इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोडा, ठीक है, ब्लैक पगोडा इसको कहा जाता है। पैगोडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ग्रेनाइट का बना है, ग्रेनाइट यानी कि काला पत्थर ज्यादा यूज है, इसलिए इसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है। काला श्याम हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है, काला श्याम, ब्लैक पगोडा को, ठीक है। और ये ओडिशा के, कभी क्वेश्चन बनेगा किस जिले में है, तो ओडिशा के पुरी जिले में है, पुरी जिला है ओडिशा का, यहाँ पे स्थित है। और इस मंदिर को भैया यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल किया था, कब? 1984 में, ठीक है, यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? 1984 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के शक्तियों के विभाजन से संबंधित है?
तो कौन सी अनुसूची यहाँ पे केंद्र और राज्यों की शक्तियों के विभाजन में प्रभावी है? तो ये आपकी हो जाती है कौन सी? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। ठीक है, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची में, और विभाजित करते हुए 3 सूचियों में इनको डिवाइड किया गया है। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, सेकंड इज राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ली है। समवर्ती सूची जो है आपका, इसका मतलब है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, टॉपिक में संघ सूची में कुछ प्रमुख विषय होते हैं दोस्तों। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, और 100 विषय में प्रमुख विषय बोलो जैसे कि आपका रक्षा मामले, विदेशी मामले, बैंकिंग मामले, मुद्रा से संबंधित मामले, ऐसे विषय जिन पे केवल केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। दूसरा है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। इसमें वर्तमान में 61 सब्जेक्ट हैं, और ऐसे मतलब मामले जिनमें राज्य सरकार अपने निर्णय ले सकती है, कानून बना सकती है। संघ सूची में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में भैया देखिए आपका जो हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों इससे संबंधित कानून बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं, 52 विषय हैं। तो राज्य सूची में आ जाता है, जैसे कि राज्य सूची में क्या क्या आता है, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, इसके अलावा विनिर्माण, परिवहन आदि। समवर्ती सूची में आ जाता है आपका महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उसके अलावा वन, ठीक है, पुलिस, ठीक है, जन स्वास्थ्य, ये सभी किस में आ जाते हैं आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई भाई 7वीं अनुसूची। 3 इसमें सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छे से इनको आपने याद रखना है। क्लियर? अब यहाँ पे जाते जाते एक क्वेश्चन आपको देके जाऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। भारत में समवर्ती सूची जो हमने ली हुई है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है हमने, बताइए। समवर्ती सूची की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से ली है, आज का प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, यहीं पे सेशन समाप्त होता है। पीवाईक्यू जीएस जीके पीवाईक्यू पार्ट 2। और दोस्तों, सेशन समाप्ति से पूर्व हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। इसके अलावा जहां पर भी आप घूमने जाते हैं उस क्षेत्र का और अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमेशा जीवन में जो आपके जूनियर हैं उनको मोटिवेट करें कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और जो आपसे अनुभवी हैं और अच्छे मार्ग पे हैं उनसे मेंटरशिप लें, गाइडेंस लें, ताकि जीवन में आप भी बेहतरीन करें। इसी आशा के साथ मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।